जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने एसएससी जीडी के लिए 30 दिन 30 पेपर की जो हमने सीरीज चलाई हुई है, उसमें आज हम पेपर नंबर 2 करने वाले हैं और ये मैथ का पेपर होने वाला है। डेट मैं आपको बता देता हूं, 10 जनवरी 2023 का पेपर है और ये 3rd शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, और देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व जैसे जैसे आप क्लास देखते हुए चलोगे तब आपको पता चलेगा। पिछली क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आती हैं। साथ में आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, भटक जाते हैं और उनको हमेशा भटकाया जा रहा होता है। ठीक है, कि आप एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, आप सीएचएसएल वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं उनको सोल्व कर पाता हूं या कितना और मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और साथ में एक बात सभी जानते हैं, ये बात तो कि एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उससे 60 से 70% वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में थे, या बोल सकते हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, फिर इसके पेपर का शानदार सॉल्यूशन करेंगे और सीखते हुए हम चलने वाले हैं। क्या है कि इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस पाने की जिद होनी चाहिए। अगर आपको पाने की जिद है ना, तो आप कुछ भी पा सकते हो। अभी आपके पास क्या जिद है आपकी कि मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके फौज की वर्दी पानी है, फौज की वर्दी अपने बदन पर पहननी है, यह आपकी जिद है ना। तो इस जिद को और तगड़ा बना लो, मजबूत बना लो कि मुझे इस बार करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर के पेड कोर्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। फ्री का महत्व समझो, सीखो और जीवन में आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो। बस यही चीज है। एक टीचर यही चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो पेड पढ़े या फ्री पढ़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम डेट है, ये समय दिया गया है। ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए किससे है, टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से है, क्या है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो किस किस का दिया हुआ, रामू और मोहन का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि रामू है और दूसरा कौन सा है, मोहन है। क्या दिया गया है, ये कितने घंटे में करता है, 10 घंटे में करता है, ये करता है 16 घंटे में। जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं, इसके बाद क्या करना है, आगे क्या पूछा देखिए कि 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। कितना आ गया, 80 आ गया। यहां से भाग देंगे, कितना आ गया, 10 8 80 और 16 5 80। ये क्या निकल के आ गई, इनकी क्षमता निकल के आ गई, कैपेसिटी निकल के आ गई, या हम इसको बोलते हैं क्या, एक दिन का कार्य निकल के आ गया, एक दिन का कार्य। और जब घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे का कार्य है, हमेशा दिन नहीं होगा जिसकी बात की जा रही होगी, क्योंकि आप जानते हो कभी यहां दिन दे दिया जाता है, कभी यहां पर घंटे दे दिया जाता है। यहां पर क्या दिया गया है, घंटे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे का कार्य आ जाएगा ये। ओके, उसके बाद क्या बोला कि 2 घंटे तक उन्होंने 7 कार्य किया। दोनों है वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। 8 है वो रामू करता है, 5 है वो मोहन करता है, और दोनों मिलकर 8 5 13 काम करते हैं 1 घंटे में। इन्होंने क्या बोला कि 2 घंटे तक उन्होंने काम किया साथ। तो 1 घंटे में जब 13 काम करते हैं तो 2 घंटे में कितना काम कर रहे होंगे, 26 काम कर रहे होंगे। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। 80 में से उन्होंने 26 कर लिया, कितना बच गया यहां पर, ठीक है, यहां पर कितना बच गया, 54 काम उनका बचा हुआ है। अब क्या पूछा है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में करेगा। रामू कौन सा है, ये पहले वाला है। 1 घंटे में कितना काम करता है, 8। करना है कितना है, 54। कितना काम करना है, 54 काम करना है 8 से। तो 8 छिकी 48, 8 7 56 होता है, तो 8 छिकी 48 आ गया।
उसके बाद कितना बच गया, 6 बच गया और बटे में 8, 6 सही 6/8, 6 सही 6/8 आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये कट रहा था, तो आप यहां पर भी काट सकते हो 3 और 4, तो 6 सही 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। 6 सही 3/4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहां पर जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, यहां पर भी काट सकते हो कि 2 से काटा 4 पे 27 पे, तो ये 27/4 आ जाता, 4 6 24 और 3 27/4 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क मैंने 0 to हीरो लेवल का पढ़ाया हुआ आपको। ठीक है, तो ये तो सभी स्टूडेंट ने निकाल दिया होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ना निकाल पाओ। बस मेहनत करते रहो, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहो और आप सारी चीजें कर पाओगे। पेपर में आप मैथ में 100% स्कोर कर पाओगे या बोले कि पूरे में से पूरा स्कोर कर पाओगे। और साथ में यहां पर भी आपको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किस लेवल के क्वेश्चंस में सोल्व नहीं कर पाता, फिर और प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। देखिए क्या है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कैंटरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। किसका दिया गया है, दूध और पानी का दिया गया है, तो एक हो गया आपका दूध हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अनुपात कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया है और दूसरा 7:5 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो दूध वाला है उसके नीचे दूध वाला ही अनुपात आपको लिखना है, जो पानी वाला है उसके नीचे पानी वाला अनुपात ही लिखना है। इसमें तो लगातार दिए गए हैं, लेकिन कुछ में ऐसा हो जाता है कि दूध पानी लिख दे, पानी दूध लिख देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, पहले देखना है आपको कि दूध का रेशियो क्या है, पानी का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, पहला कितना है, 20 लीटर का है और दूसरा कितना है, 36 लीटर का है। तो ये वाला 20 लीटर का है, कितने लीटर का है, 20 लीटर का, और ये वाला कितने का है भाई, 36 लीटर का है। ओके, तो ये अनुपात कितना है टोटल, 10 अनुपात बराबर 20 लीटर है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। इसमें देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 12, तो 12 अनुपात बराबर कितना है, 36 लीटर दिया गया है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। ओके, अब हमसे क्या पूछा है कि यदि दोनों जो कंटेनर हैं उनको एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोनों को मिला दिया गया, तो मिला दिया गया तो भाई क्या हुआ कि ये मिल गया ना, तो 1 अनुपात बराबर 2 लीटर था, तो 3 अनुपात बराबर 6 लीटर, तो ये हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 3 लीटर था, तो 7 अनुपात था, 7 या 21 ये हो जाएगा। ये किसका हो गया, दूध का हो गया। इस वाले में कितना था, 1 बराबर 2 है तो 7 बराबर 14 है, और 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर 15 है। इधर कितना आ गया, 9 और 29, और इधर कितना आ गया, 27। तो हमसे यही पूछा गया था कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 27:29 हो जाएगा, 27:29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, जैसे ये पता चला हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि भाई पहले में दूध कितना है, पानी कितना है, दूसरे में दूध कितना है, पानी कितना है, दोनों को मिलाएंगे। भाई दूध और पानी तो सेम रहेगा, बदलना कुछ नहीं है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दूध कितना था, इसमें जोड़ा तो 27 लीटर दूध हो गया, और इसमें 29 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, बस। लेकिन मैंने क्या बोला, स्टूडेंट कहां गलती कर देते हैं, एग्जामिनर यहां पर दूध पानी की जगह आपसे यह भी पूछ सकता है कि पानी और दूध का अनुपात बताइए, आपसे यह भी पूछ सकता है कि पानी और दूध का अनुपात बताइए। फिर आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, पानी के नीचे पानी का लिखना पड़ेगा, तो 29 आपको पहले लिखना पड़ता और दूध का बाद में लिखना पड़ता, 27 बाद में लिखना पड़ता, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अभी से स्मार्ट बनना पड़ेगा, अभी से गलतियां सीखनी पड़ेंगी कि एग्जामिनर आपसे क्या करवा सकता है, और उनसे हमें बच के चलना है। ठीक है, क्योंकि जब डेली प्रैक्टिस में आएगा ना, तभी हम पेपर में कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हर्षी ने एक स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। अभी स्वेट शर्ट का टाइम आने वाला है ना, सर्दी आने वाली है, तो उसने क्या किया, स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपए है,
तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। अब एक बात बताओ, कोई भी मूल्य कितना होता है, 100% होता है, इतना आपको पता है, जिसमें से 40% की छूट दे दी गई है, तो इसका मतलब कितना उसने भुगतान किया है, 60% का भुगतान किया है। अंकित मूल्य आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसका 60% निकालना है। तो क्या करना है भाई, 2999 का 60% क्या निकालना है आपको, और निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वक्त कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल जाएगा। बस क्या करना भाई, इसको काटना है और गुना करना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कर दो और इसको गुना कर दो। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 9 6 54 कितना आ गया, 9 6 54 आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, 5 54 और 5 9। अब देखिए क्या है, मैं आगे नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है गुना ही तो करना है, वो तो आप कर सकते हो। अब ये 94 देखो किस में है, लास्ट में भाई जीरो है ना, वो सभी में है, और ये किस लिए लगा, पैसे की वजह से लगा है। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दीजिए, बाद में 4 और 9 होना चाहिए। 4 किस में है, ये है, और फिर 9 है, तो यही आपका आंसर हो गया। चेक कर लो चाहिए। ठीक है, मैं आपका इसका आंसर भी चेक करवा देता हूं कि इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गया। बाकी तो गुना करके आप कर लोगे, वो तो कर सकते हो। ठीक है, बस इसको 6 से ही गुना करना है। ठीक है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। ओके, समझ में आ गया, डन, डील डन, बस। ठीक है, और दूसरा तरीका वो भी है कि भाई 40% निकालो, 2999 का 40% निकालो और उसको माइनस कर दो, तब कर सकते हो। एक मैं आपको यहां पर स्मार्ट अप्रोच और बताता हूं, चैंपियन वाली अप्रोच जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि 2999 है, यानी कि 3000 से एक कम है। तो मान लिया हमने अगर ये 3000 होता, ठीक है, तो इसका 60% कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, 1800 होता है। कितना होता है, 1800 होता है। लेकिन ये 2999 यानी 3000 से थोड़ा सा कम है, तो ये क्या होगा, 1800 से थोड़ा सा कम होगा। तो 1800 से थोड़ा सा कम किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ रहे हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा आपको, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी ये मैं क्यों नहीं बता रहा आपको, मैं दोबारा याद आ गया तब मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब हम क्लासेज करवा रहे होंगे, उसके बाद हम आपके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज चलाएंगे। ठीक है, और उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, आप बोलोगे सर जी ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, इतने कम समय में हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पहले, उससे पहले आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, सोल्व करने आने चाहिए। ठीक है, कि मान लो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आई और सोल्व भी करना नहीं आ रहा, फिर तो पेपर में बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई, पेपर ही सोल्व नहीं कर पाओगे ना। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आपको आना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले तो आपको उसको तो ऐसे नहीं बोलोगे ना कि ऐसे कर ले, नहीं यार, अपन सीखना है अपने को। ठीक है, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, और ट्रिक्स कहां से बनती हैं, जो बेसिक चीज होती है ना उसी से ट्रिक बनती है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां 475 प्रत्येक में बेची है, और एक पे 25% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि हुई है। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले पेपर में भी हमने किया था और इसमें भी आया है। ठीक है, सेम आया है। तो क्या हुआ, आपको पता है यहां पर बोला गया कि भाई 475 में बेची गई है, दोनों की दोनों कुर्सियां 475 में बेची गई है। लेकिन क्या हुआ, पहली पर 25% का लाभ हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला पेपर था उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि भाई लाभ को 100 में जोड़ देते हैं, हानि को 100 में घटा देते हैं। 25 का लाभ हुआ है तो इसका मतलब ये किसका मान है, 125 का मान है कि 475 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये 125 का मान है। तो इसका 100 का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 नीम 45, 5 पंजे 25, इसको गुना करेंगे 5 चौके 20, 2 और 36 और 2 38, यानी 380 रुपए क्या था, पहली का क्रय मूल्य था। दूसरी पर क्या हुआ, 20% की हानि पर बेचा,
तो हानि के लिए क्या बताया था, 100 में से माइनस करके लिखेंगे हम, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ठीक है, अब यहां पर गुना कर लेते हैं और 4 से हम भाग कर देते हैं, तो 5 पंजे 25। ठीक है, कितना आ गया आपका, 5 पंजे 25, 2 आ गया, और 35 और 2 37, 3 आ गया, 20 और 3 23, और इसके बटे में कितना है, 4 है। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 नामे 36, 4 तिये 12। ठीक है, कितना बच गया, 3। ठीक है, 3 बच गया, 4 साते 28, 4 पंजे 20। इतने रुपए उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब पहली का क्रय मूल्य ये, दूसरी का ये, अब इन दोनों को जोड़ ले तो टोटल क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि 575 रुपए प्रत्येक में बेचा होता तो लाभ या हानि बताओ। तो भाई 575 में एक बेची होती तो 2 कितने की हो जाती, 2 कितनी की हो जाती, 1150 की हो जाती, 1150 रुपए की हो जाती। 500 500 1000 और 75 75 150, 1500 रुपए की, सॉरी 1150 रुपए की हो जाती। लेकिन क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जोड़ लो, तो इसमें 593 जोड़ दो। ठीक है, बाद में 75 लगा देंगे, 3 9 और 8 17, 8 और 1 9, और ये कितना है, 75 है। अब इतने में बेचा, इतने में खरीदा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हानि तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं। तो देख लो कितना लाभ हो रहा है, इसमें से 973.75 घटा दो, इधर से कितना आ गया, 25 आ जाएगा आपका। यहां से 9 में से 6 3 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 4 में से 7 गया, कितना आ गया, 7 आ गया, और 10 में से 9, 176.25 का लाभ हुआ। कितने का, 176.25 का लाभ हुआ। देखिए इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी तो जब तिगड़म लगाने होंगे ना, तब स्पीड बूस्टर वाली क्लास में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब ये है, अब से पूछा है कितने का लाभ हुआ, इतना, इतने पे पूछा है, तो बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है अपने को, और क्या निकल जाएगा, अपना आंसर निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करिए इसको कि 176.25 और बटे में कितना है भाई, 973.75, और गुना में क्या हो गया, 100 हो गया। आपको पता है दशमलव से क्या हो गया, दशमलव कैंसिल हो गया। क्या हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। आप इसको काटिए। ठीक है, इसको काटेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा बन जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 2 5 चौके 20, 3 5 साते 35, 2 5 पंजे 25। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये आ गया। उसके बाद फिर 5 से काट देंगे, 5 साते 35, 5 पंजे 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, 5 अंठे 40, 5 नीम 45, 5 पंजे 25। ठीक है, उसके बाद 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से कट रहा है, काट दो, 5 साते 35। ठीक है, और 5 साते 35, 5 नीम 45, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, ये आ गया। अब क्या किसी से कट रहा है ये, ठीक है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांक में आना चाहिए अपना, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, इतना तो इन्होंने खुद बता दिया है। ठीक है, तो भाई क्या करना है, इसको 100 से गुना करेंगे तो 141.20 आ गया, इसको करेंगे 779 आ गया। अब देखो कितना हो सकता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। ठीक है, अगर मान लो कि ये है, इसको 10 से गुना करें, अगर मान लो 10 से भाग जाता तो कितना हो जाता, 7790, लेकिन वो तो 14000 है, तो किसका मतलब है कि 10 से तो ज्यादा पे जाएगा। अगर मान लो इसको 20 से करते हैं तो 7 दूनी 14 तो ज्यादा जाएगा, तो 20 से थोड़ा कम रहेगा। तो 20 से थोड़ा कम कौन सा है, इसमें 18% में ही है। ठीक है, कितने में है, 18% में ही है। यहां पर आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आंसर देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 18%। कैलकुलेशन करवाया इसमें। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? ओके, चलो
वैसे तो मैं आपसे ये खुद करवाने वाला था कि आपको करना है, क्योंकि पिछले में हमने समझा दिया था, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट छोड़ देते हैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, तो बताना जरूरी था। ये वाला देखिए क्या है, ये बहुत ही आसान है। ये क्या है, बहुत ही आसान है। अगर आपने कल वाला पेपर देखा होगा तो आपके लिए बहुत आसान है। क्या है कि एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। स्पीड क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है स्पीड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1 घंटे में इसका मतलब है कि 108 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दी जाए, 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 3 घंटे में तय कर रही है, तो दूरी की कितनी हो जाएगी, 108 गुना में 3। तो यहां पर लिख लेते हैं कि भाई 108 1 घंटे में, 3 घंटे में इतनी दूरी तय की होगी। उसके बाद क्या हुआ है कि इसकी स्पीड 27 किलोमीटर कम कर दी गई है। 27 किलोमीटर कम करने का मतलब क्या है कि अभी क्या हो गई है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। स्पीड कितनी हो गई है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करना आपने को कि 108 में से 27 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 81 किलोमीटर प्रति घंटा अभी स्पीड हो गई है। ओके, तो आप बताना है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, इसको गुणा कर लीजिए, 324 हो गया, और ये कितना, 81, 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा तो कितना, 4 घंटे का समय लगने वाला है। ओके, बस सिंपल है। ये देखो, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर निकल जाएगा। कि एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की, 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है, और वो भी घंटे में बताना है। देखिए, इसमें बताया गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड किसकी, चोर की। इसका मतलब है कि चोर है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतनी बात समझ में आ गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद बोला गया कि 30 मिनट के बाद पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। 30 मिनट के बाद, 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। तो 1 घंटे में जो आदमी 60 किलोमीटर जाता है, आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि चोर है ना, वो 30 किलोमीटर दूर जा चुका है। इतना समझ में आ गया ना भाई। 1 घंटे में जब वो 60 किलोमीटर जाता है, या बोल सकते हो कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद पुलिस है उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। पुलिस को लेट पता चला, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा तेजी से भाग रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है भाई उसकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई फिट पुलिस वाला होगा, ठीक है, या भाई बाइक से जा रहा होगा, गाड़ी से जा रहा होगा, कैसे भी हो सकता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसका मतलब है कि ये 60 चलता है, ये 80 चलता है, तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर ज्यादा तय करेगा। कितनी ज्यादा तय करेगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा तय करेगा। करनी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जितनी दूर है ना उतना ही तो अपने को पकड़ना है। तो 1 घंटे में जब 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, करनी कितनी है, 30 किलोमीटर, क्योंकि चोर कितना ज्यादा है, 30 किलोमीटर आगे है। तो जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा ये हो गया, बाकी कितना बच गया, 10। जब 1 घंटे में 20 जाता है तो 10 कितने में जाएगा, आधे घंटे में। तो 1 सही 1/2 घंटे में वो दूरी तय करेगा। इसमें 1 सही 1/2 नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2 घंटे में वो तय कर रहा होगा। और इतना तो आपको पता होना चाहिए, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये देखना है कितनी आगे है और कितनी ज्यादा भाग रहा है। तो भाई 30 किलोमीटर आगे है, 20 ज्यादा भाग रहा है, 1 घंटे में 20 जाता है, तो 30 कितनी देर में जाएगा, 1.5 घंटे में। ठीक है, ये देखो, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, अभी रुकिए, एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट।
मैंने अगर 2022 वाले पेपर में, जो 22 वाला पेपर 2023 में हुआ था, जिसका हम सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, इसमें मैंने एक चीज देखी है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से काफी क्वेश्चंस आए हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से काफी क्वेश्चंस आए हैं जो पहले बहुत कम आते थे, जिससे 2022 में काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। इसका वेटेज है वो हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आपने किया, अब ये फिर से आ रहा है। ठीक है, और पिछले वाले पेपर में भी आपने देखा होगा लगभग 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 20 में से 2 आ रहा, बहुत बड़ी बात है। 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, पहले की तरह नहीं कि ठीक है पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है। राहुल है, एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसी मार्ग पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब कि जा रहा है, तो क्या जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। वापस आते समय उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो हमसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का क्या फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने कि 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल और बटे में पहली प्लस में दूसरी चाल। यही तो हमने बताया हुआ है, बस लिख दो। 2 गुना में 4 गुना में 3 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 तिये 12 दूनी 24/7। कितना आ गया, 24/7 आ गया। भाग दो इसको, 7 तिये 21, 7 तिये 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बस आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि 3 इसमें ही है, बाकी किसी में नहीं है। और करना चाहो कर सकते हो कि भाई 7 तिये 21 हो गया, कितना बच गया 3, 7 चौके 28, कितना बच गया 2 और 7 दूनी 14, 7 तिये 21 लगभग ये जाएगा, क्योंकि 2 होगा फिर आगे होगा, फिर इस तरीके से। ठीक है, इसमें बोला ना 2 दशमलव स्थान तक ये आपको बताना है कितना होगा, इसलिए आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। और भाई स्पीड से करना है तो भाई 3 आते ही पता चल गया, आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, और पूरा चेक करना चाहो, आपके पास समय बचा हुआ है तो कर सकते हो, क्योंकि पेपर सोल्व करवा रहे हैं। पेपर सोल्व करवा रहे हैं तो भाई थोड़ी थोड़ी चीजें भी सिखा देते हैं कि पेपर में कैसे करते हैं। ओके, बाकी स्पीड बूस्टर सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में स्पीड से कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्या है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर की चाल से। देखिए दूसरा और क्वेश्चन आ गया है, समझ रहे हो, चैप्टर की वैल्यू समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा होता है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है। जो यात्रा थी उसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, जितनी भी थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर की चाल से, और जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बतानी है। 2 होता तो अभी हम जो देखिए इसमें भी औसत पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ही स्पीड थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अपना निकल गया। लेकिन इसमें क्या है, 3 स्पीड है। ठीक है, इस वाले में क्या है भाई, 3 स्पीड है। तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 3 है तो क्या फॉर्मूला याद रखना कि 2 गुना में पहली गुना दूसरी गुना तीसरी। भाई 3 हो गई तो तीनों, लेकिन कंडीशन क्या है कि बराबर है ना, बराबर भाग है। ठीक है, 3 हिस्सों में बराबर बराबर में बांटा गया है, इसका मतलब है दूरी है वो समान है। उसके बाद क्या है, नीचे पहली गुना दूसरी, फिर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, फिर दूसरी गुना तीसरी। ठीक है, फिर अपने को जोड़ना है, फिर तीसरी गुना पहली। ठीक है, और इन सभी को नीचे जोड़ना है, बस इसको याद रख लेना। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो। 2 वाला है तो 2 वाले में तो डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 गुना पहली गुना दूसरी और नीचे पहली जमा दूसरी। लेकिन इस वाले में अगर 3 है तो क्या करेंगे, 2 गुना पहली गुना दूसरी गुना तीसरी। ठीक है, और नीचे पहली गुना दूसरी प्लस में यानी जोड़ में दूसरी गुना तीसरी प्लस में तीसरी गुना पहली। ठीक है, तो बस लिख दो। 2 गुना में कितनी है भाई, 30 है, उसके बाद 40 है,
उसके बाद कितनी है 50 है। नीचे कितनी है पहली गुना दूसरी है, तो 30 गुना 40 प्लस में 40 गुना 50 प्लस में 50 गुना 30। ठीक है, यही है ना तीसरी और पहली। बस ऊपर है उसको एज इट इज रहने दो, तो 2 गुना 30 गुना 40 गुना 50 है अपना, और नीचे कितना हो जाएगा 30 और 40 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, प्लस में इसको करेंगे 2000 आ जाएगा, और प्लस में इसको करेंगे 1500 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ये आ गया। बस इन सभी को क्या करना है अब जोड़ना है, तो 2000 और 1500 3500, 3500 3700 और 1000 4700, तो नीचे कितना आ गया 4700 आ गया। इधर लिख लो अब 2 गुना 30 गुना 40 गुना 50 और बटे में कितना है 4700 है, यानी 4700 है। 2 जीरो से क्या होगी, 2 जीरो अपनी कट गई, क्या हुआ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। उसके बाद कोई कट रहा है नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो भाई बटे में तो कितना है 47 है, ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, और 20 तीय 60, 5 चौके 20, 20 तीय 60 और 60 दूनी 120, 120 हो गया, और साथ में एक जीरो है तो एक जीरो और लग जाएगी। अब 1200 बटे 47 है, तो ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 सही 14 बटे 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38 सही 14 बटे 47 आ जाएगा। बस इसको भाग दे लेना, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, और देख लो भाई 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 और ये जीरो लगा देंगे तो 1200 बटे 47, 1200 बटे 47 को भाग देंगे तो 38 सही 14 बटे 47 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लोगे, बस आपको इसको ध्यान रखना है कि ये लगाना है अपने को। अगर ये ध्यान है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आने वाला, जब भी क्वेश्चंस दिखे तो याद होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का आ गया है कि ए ने एक कार्य 8 दिन में, बी ने 24 दिन में कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए है 8 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 24, क्षमता कितनी आ गई 3 और 1 निकल के आ गई क्षमता। ये क्या है टोटल वर्क निकल के आ गया कुल कार्य। उसके बाद बोला कि वो एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से, देखिए एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, जब भी काम समाप्त होगा उससे 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है। ए छोड़ दिया तो 4 दिन लास्ट के कौन करेगा, बी काम करेगा। बी है 1 दिन में 1 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करा होगा उसने, 4 काम करा होगा। जो अंतिम के 4 दिन में वो अकेले था उसमें उसने 4 काम किया। टोटल काम 24 है, इसमें 4 किसने किया तो 20 बच गया, और इस 20 काम को किसने किया, दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 4 काम, तो 20 काम को करने में उनको कितने दिन लगे, 5 दिन का समय लगा। अब लास्ट में ध्यान से पढ़ना कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे यह नहीं पूछा, ठीक है, आपसे यह नहीं पूछा कि किसने कितने दिन काम किया, इसने यही पूछा है कि पूरा काम होने पे, संपूर्ण कार्य का मतलब होता है पूरा काम होने में कितने दिन का समय लगा। भाई 5 दिन तो ये लगे जिसमें दोनों ने मिलकर किया, 5 दिन तो ये लगे जिसमें दोनों ने मिलकर किया, प्लस में 4 दिन बी अकेले ने किया, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है, पूरा काम 9 दिन में हुआ है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 9 दिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, देख सकते हो मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ये तो कुछ दिन पहले ही मैंने 0 to हीरो में अपने को पढ़ाया आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, अब दिख गया। अब देखिए क्या है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से
14,580 हो गया। तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और मैंने सोल्व करवाया था, तो आज मैं नहीं सोल्व करवाने वाला, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिससे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे। पिछले में इस टाइप का हमने करवा दिया था, इस बार क्या करना है, आपको खुद करना है और इसका आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछली पेपर में जो पूछा स्टूडेंट ने आंसर दिया उसका हमने पिन कर दिया, इस बार जो भी स्टूडेंट आंसर देगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर है वो चेक कर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें भी चेक कर सकते हो। और जो पीडीएफ की बात करते हैं ना, पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको पता होगा भाई, ये क्वेश्चन है ना 2022 में काफी आए हैं। किसी में तृतीयानुपाती पूछा है, तृतीय समानुपाती पूछा है, किसी में मध्यानुपाती, कल वाले में क्या था, मध्यानुपाती था। ठीक है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला निकालो पहले कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बाई a। तो b कौन सा है, 36 गुना 36 लिख लो, स्क्वायर करने की आवश्यकता ही नहीं है। पता नहीं याद है या नहीं है 36 का, नहीं याद है तो गुना लिख लेंगे, दोनों मतलब एक ही होता है। बटे में क्या लिखना है, a, और a कितना है 24। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, 6 छंगे 36, 4 से काटेंगे 4 नाम 36, और 9 छिकी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा। डील डन, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, इसका आंसर इधर किधर ही होना चाहिए भाई, आंसर दिख जा। चलो इधर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। बस याद रख लेना क्या होता है, जब भी आपसे तृतीय समानुपाती पूछे तो ये आपको लगाना है और आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान है, जिसको याद होगा वो कर देगा। ये शंकु वाला, और आपको पता है शंकु से है ना वो हर पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो शंकु को याद कर लेना, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है तो वो आंसर कर देगा। जिस स्टूडेंट ने इसका फॉर्मूला याद कर रखा है उसके लिए बिल्कुल आसान है। क्या बोला गया है कि दो शंकुओं के आयतन 3 और 2 के अनुपात में है। दो शंकु हैं जिनके आयतन दिए गए हैं किस अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में दिए गए हैं। उनकी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है। तो अपने को उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहां पर दो आयतन दिए गए हैं, तो इसमें एक को H1 मान लो, एक को क्या मान लेंगे, H2 मान लेंगे। पाई आर स्क्वायर H2 क्या अनुपात दिया गया है इनका, आयतन का अनुपात 3 अनुपात दिया गया है, 3:2 लिख लिया हमने। ये भी R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 1/3 पाई से 1/3 पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है, कैंसिल हो गया। यहां पर क्या है, R1 का स्क्वायर, तो कितनी दी हुई है, पहले की 3 दी गई है, तो लिख दो भाई 3 का स्क्वायर गुना में H1 बटे में कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुना में H2 और बराबर कितना है, 3/2 है। हमें H1 और H2 का अनुपात निकालना है, तो ये उधर चले जाएंगे, तो जो नीचे वाला है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर ये नीचे आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 आएगा ये। ठीक है, क्या कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, 3 से कट रहा है, 3 3 9, फिर उसके बाद 2 से कट रहा है, 2 8 16, तो क्या आ गया, उधर H1/H2, इधर क्या बच गया, 8/3। तो इसका मतलब अनुपात क्या आ जाएगा, 8:3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, सिंपल था, बस ये था। इसमें जो जो भी हमें दिया गया था वो हमने इसमें रख दिया, जो नहीं दिया गया उसको नहीं रखा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हम पाई का मान 22/7 लिख के करेंगे, कर लो, ऊपर भी 22/7 आएगा, नीचे भी 22/7 आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस। ठीक है, जैसा दिल करे कर लो। ठीक है,
दिल की बात सुन लो, जो मन करे कर लो, बस सॉल्यूशन सही निकलना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। ओके, तरीका सही होना चाहिए, बाकी निकल जाएगा आंसर। देखो क्या है कि 5,750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी और आपको पता होगा कि भाई ये अंतर दिया गया, अंतर क्या होता है, ये हम ऐसे करते हैं, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और ये जो ब्याज पे ब्याज मिलता है ये वाला क्या होता है, अंतर होता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी आपने 2 साल का लिख दिया, यहां पर तो 1 साल का दिया गया है। तो ये अर्धवार्षिक वाले में मैंने आपको समझाया था ना, अर्धवार्षिक 6 माही वाले में समझाया था। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो इसका मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज मिल रहा है। ठीक है, दर कितनी है, 16% वार्षिक है। कितनी है, 16% वार्षिक है। अर्धवार्षिक करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो यानी 8% हो जाएगी। कितने रुपए हैं, 5,750 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 5,750 रुपए हैं। इसका 8% निकालेंगे तो निकाल लो भाई, 5,750 का 8% निकालो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 चौके 8, इसको गुना करो तो 5 चौके 20, 2 4 और 2 6, ठीक है, और 4 यानी 460 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर क्या आ गया, 460 रुपए आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 460 रुपए इधर भी आ जाएगा, सेम रहेगा। अब इसका 8% निकालेंगे, वो ही क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 460 का 8% निकालो, वो ही क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर दो और दशमलव लगा दो, तो 8 6 48, 4 32 और 4 36, दशमलव लगाएंगे तो 36.8 रुपए हो जाएगा। 36.8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमसे यही पूछा था कि अंतर कितना होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। ठीक है, ये और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमें तो अलग अलग निकालना है। तो अलग अलग निकालना है, पहले 1 साल का निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा, ये 920 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन तीनों को जोड़ लो, यहां पर कितना है 36, ये इन तीनों को जोड़ लो, माइनस करोगे तब भी आपका 36.8 ही आने वाला है। ये वाला तरीका है वो अपना अच्छा है। ठीक है, कंटिन्यू हम इससे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इससे सॉल्यूशन जल्दी निकल जाता है। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कल भी आपको बताया था इस टाइप का, भाई हर शिफ्ट में आया है। तो क्या करना है, वी बोर्ड मास से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बीच वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट देखो, यहां पर देखेंगे तो छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो इसको सोल्व करेंगे, बीच वाला रहने देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये भी छोटा ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2/7 आएगा बाहर, और माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, क्या इतना सभी को समझ में आ गया? अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या है कि इसको गुना करो तो कितना हो गया, 14, और क्या है प्लस का 2 है, तो माइनस का 14 और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12, 14 में से 2 गया कितना, 12, और बटे में कितना है भाई, 7 है। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया बता देता हूं कैसे किया। माइनस का 2 प्लस में 2/7 है, इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो कितना आ गया 7, 7 एकम 7 और 2 14, माइनस का तो माइनस का 7 एकम 7 और 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12/7 बचेगा। इस तरीके से हमने लिखा है। तो इतना आप पेपर में नहीं करोगे, पेपर में हम इतना समय नहीं होता कि इतना करें हम, तो ये डायरेक्ट है। इसका मतलब यही होता है, कितना हो गया, 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 और प्लस का 2, तो माइनस का 14 और प्लस का 2, तो 14 में से 2 गया कितना बचा, माइनस का 12, तो माइनस का 12/7। तो इसका मतलब है इस पूरे के स्थान पर हम माइनस का 12/7 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस पूरे के स्थान पर हम माइनस का 12/7 लिख सकते हैं। ओके, बस इधर से कितना है, माइनस का 4/5 है, और गुना में कितना है, 12/7 है। कट रहा है, काट देंगे, नहीं कट रहा नहीं काटेंगे।
तो अगर नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना करो। 12 चौके 48 बटे कितना आ गया 35 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस गुना होके क्या बन गया प्लस बन गया। और 12 चौके 48 और 7 पंजे 35। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास आ गया जो कितना आया 48 बटे 35। तो इस पूरे के स्थान पर हम 48 बटे 35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे को। तो ये हमारा कितना है 48 बटे 35 है, तो इसको 48 बटे 35 हम रहने देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर दिख गया तो 48 बटे 35 हमारे पास है। ओके, अब इस वाले को सोल्व करेंगे, तो इस वाले को सोल्व करेंगे तो कितना है माइनस का 4 बटे 7 है, भाग है, तो भाग को सोल्व करने का क्या तरीका है, उल्टा कर दो इसको, तो 12 ऊपर चला जाएगा और 1 गुना में हो गया। तो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया 12 चौके 48 और कितना है बटे में 7, तो कितना आ गया माइनस का है ना, तो माइनस का 48 बटे 7 आ गया। यानी इस पूरे के स्थान पर हम माइनस का 48 बटे 7 लिख सकते हैं। तो इधर हमने लिख दिया माइनस का 48 बटे 7 लिख दिया। बीच में क्या है भाग का निशान है, भाग के निशान को सोल्व करेंगे तो हम गुना कर दें, और गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी अंश है वो हर बन जाता है, हर है वो अंश बन जाता है। तो 48 बटे 35 कितना बन जाएगा 35 बटे 48 बन जाएगा। काट दो, 48 से 48 कट गया, 7 से 5 पे कट गया, माइनस का है लेकिन, तो माइनस का 5 क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक से समझा दिया है मैंने। ठीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, इतना समय नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, पहले ये जो छोटे वाला ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, फिर ये बीच वाला ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है, फिर ये बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, बस बाकी तो आपको पता ही है कि पहले फिर भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ घटा होगा। ठीक है, ये वाला देखो क्या है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। किसका वर्ग बोला है 28 का वर्ग। 28 का वर्ग याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम क्या लिख देते हैं 28 गुना 28 हम लिख देते हैं। ठीक है, ये भी वर्ग ही होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 बार 28, और 28 का वर्ग का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार 28 गुना करना। ठीक है, अब क्या बोला है कि 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, बड़ी से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बताने का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ निकालना। एचसीएफ है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसी का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो सबसे बड़ा टुकड़ा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। तो इसका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा भाई, 14 42 14 चौके 56, तो कितना निकल के आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। अब बोला है उससे इसको भाग करना है और क्या परिणाम निकलेगा, तो 14 से इसको भाग कर देंगे, 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। डील डन। बस चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो यह बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या नहीं निकाल सकते, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या बोला है कि 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यानी कि मान लो कि जो अपना अंकित मूल्य है, ठीक है, जो मार्क प्राइस है वो कितना है अपना 100 है, उस पर छूट दे दी 20% की, तो यानी कि 80 में बेचा, तो 80 कितना हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, 80 में बेच दिया। लेकिन क्या हुआ 80 में बेचने पर भी क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है 80 वो किसका मान है 110 का। मैंने बताया है ना कि लाभ है तो 100 में जोड़ते हैं, तो 110 का मान है, तो 100 का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, या कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग नहीं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस तो विक्रय मूल्य होता है। करिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 800/11 आ गया। ठीक है, ये 800/11 क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, तो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य है, ये जो वाला अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो इसको पहले भाग देना पड़ेगा अपने को, दशमलव में आएगा, ठीक है। उसको मैं घटाइए और फिर निकाल दीजिए, ठीक है। बस अगर मैं करवाऊंगा तो इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, बस कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर है वो निकलेगा सेम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है। बस इसमें यही है, जिसने ये लिख लिया बाकी तो निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपए है, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाले में भी आया था और इसमें भी आया है कि एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है को 20% और 10% की क्रमिक छूट दी गई है। उसके बाद इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश और की जाती है। तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ। सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई, 300 की थी, उसके बाद क्या हुआ कि 20% की छूट दी। 20% की छूट दी मतलब 100 में से 20 कम करके बेचा है, तो 80% में बेचा है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। फिर जो भी आया उसका क्या किया, उस पर 10% की छूट दी है, तो इसका मतलब 10 कम कर दिया तो उसके 90% में बेचा है। उसके बाद नगद भुगतान पे क्या कर रहा है, 5% की और छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 95/100। बस इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। इस 100 को रखेंगे क्योंकि अपने को दशमलव लगाना है। अब क्या करना है, गुना करना है और अपना आंसर निकलेगा, ठीक है। तो गुना करिए, मैं आपको बताता हूं, एक 8 3 24, 9 चौके 36 और 30 ये आएगा, यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो इसमें तो ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अपने को पूरे को गुना करना पड़ेगा, तभी दशमलव अपना लगेगा यहां पर, ठीक है। तो गुना करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कर लो, 8 3 24, ठीक है, 24 गुना 9 और गुना 95 और बटे में 100 है। काट के छोटा कर दें यार, क्या दशमलव लगाएंगे, काट के छोटा कर देते हैं, ठीक है। 19 5 95 और 5 से काटेंगे 20 पे, 4 6 24, 4 से काटा है तो 4 6 24 हो गया, ठीक है। 4 6 24 हो गया और 4 5 20, फिर नहीं कट रहा, बस अब इसको गुना कर लो, ये आसान हो गया। 9 6 54, 54 को 19 से गुना करो, 54 गुना 19 और बटे में कितना है 5 है, तो 54 गुना 19 कर लो, 54 गुना 19। मैं इसको पहले एक बार कैलकुलेट कर देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताता हूं इसको आप जल्दी कैसे गुना कर सकते हो। 9 चौके 36, 3 45 और 3 48 और 54, ठीक है। कितना आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया और 9 और 1 10, यानी 1026 आ गया। 1026 बटे में 5 है, 5 दूनी 10, 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 205 और 2, ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब कैसे करना है, देखिए अगर 54 को 19 से गुना कर रहे हैं, अगर हम 20 से गुना कर दें, ठीक है, तो 54 दूनी कितना हो गया, 54 दूनी कितना होता है 108 होता है, ठीक है। कितना होता है 108 होता है, यानी 1080 हो गया, 1080 हो गया। इसमें से अपने को क्या माइनस करना है, क्योंकि एक बार ज्यादा गुना किया है, तो इसमें से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1026 आएगा। ऐसे गुना कर सकते हो और इसको भाग देंगे तो ये आ गया, ठीक है। आंसर देखना चाहते हो तो आंसर भी दिखा देता हूं, यही कहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये चुनाव वाला एसएससी जीडी का इस बार फेवरेट रहा था 2022 में। आप ये मान लो कि 80 से 90% शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मतदान वाला, चुनाव वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, सीखना समझना, ठीक है। सुन तो लोगे, समझो और सोल्व करना सीखो, तभी पेपर में कर पाओगे। क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ठीक है। 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, तो हम लिख लेंगे एक ए था, एक क्या हो गया बी हो गया। निर्वाचित क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 90,000 है। कुल कितनी है, 90,000 है। ओके, संख्या कितनी होगी, 90,000 होगी। लेकिन क्या हुआ, कुल मतों का 70% मतदान हुआ है। जो कुल मत थे उनका 70% ही मतदान हुआ है।
यानी 70% लोगों ने ही मतदान किया है, बाकी तो बाहर घूमने गए थे, उन्होंने बोला हमें देना नहीं है। ठीक है, कोई भी सरकार आ जाए सारी एक जैसी है, तो उन्होंने नहीं दिया। वैसे तो देना चाहिए मतदान, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 70% निकाल दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63,000, यानी कि 63,000 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। ओके, उसके बाद बोला कि यदि मतदान में से जो मतदान हुआ है वो कितना है, 63,000। अब 90,000 की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे 63,000 की, क्योंकि मतदान कितना हुआ है, 63,000। मतदान में से 60% ए को मिले, तो जो ए है उसको कितने मिले हैं, 60%। बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे, बी को, क्योंकि दो ही तो थे, एक ए था एक बी था, तो इसको 60% मिले, तो इसको 40% मिले। तो अब हमसे पूछा गया है तो बी को कितने मत प्राप्त हुए हैं, कुल मत कितने थे, 63,000। ठीक है, ये नहीं देखना जो मतदान हुए हैं उनमें से रेशियो है, तो 63,000। 63,000 में बी को कितने मिले, 40%, तो 63,000 का 40% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहां पर लगा दो, 2 जीरो लग जाएगी, 4 3 12, 1 24 और 1 25, यानी 25,200 मत उसको मिले हैं, तो 25,200 मत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया भाई। टोटल 90,000 थे, ठीक है, उसमें से 70% मत मिले जो गिरे गए थे मतदान। फिर कितने टोटल गिरे मत, वो 63,000। 63,000 में 60 इसको मिले हैं, 40 इसको मिले हैं, तो ये बताना है कि इसको कुल कितने मत मिले। अब 100% का मान हमारे पास है, तो 40% का मान निकालना है, निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको पता है कि पेट्रोल है वो काफी महंगा हो चुका है भाई। 92 से क्या हो गया, 96 हो गया, 96.5, तो कितना बढ़ गया, 4.5 बढ़ गया। कितने से बढ़ा है, 92 से। प्रतिशत निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, ऊपर दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 आ जाएगा। यहां से दशमलव है वो हट चुका है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद कितना बचा, ऊपर 450 और बटे में कितना है, 92 है। ठीक है, 92 है। अब इसको भाग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। भाग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप भाग भी करवाओगे क्या। ठीक है, वैसे तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 वाला क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने इसको टाइप नहीं किया, छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे समाप्त हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहीं पे समाप्त हो गया है, तो बस इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या करना है, भाग करना है अपने को, तो भाग दीजिए। कितने पे जाएगा ये, 5 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, 5 पे तो ज्यादा जा रहा है, क्योंकि 9 पंजे 45, 5 पे तो 90 से ही 450 हो रहा है, तो 5 पे जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा। तो 92 चौका कितना हो जाएगा, 4 पे जाएगा तो 4 हम लिख देंगे, लेकिन 92 चौका करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 36 यानी 368 हो गया। तो 450 में से 368 हम माइनस कर लेंगे, तो ये कितना बच गया, यहां से 0, यहां से कितना आ गया, 9। ठीक है, यानी 90 बच गया अपना। ठीक है, 90 बच गया है, तो 90 पे इस 92 से भाग देंगे, दशमलव कितना आ गया, 0। अब ये 10 पे जाएगा नहीं, 9 पे चला जाएगा, तो 4.9 आ जाएगा। किस में है, 4.9, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी थी, इसको भाग देना था। ठीक है, उसको पता था कि भाग देने में ही स्टूडेंट को समय लगेगा, इसलिए कैलकुलेशन वाला दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, कुछ में सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करनी होती है। तो आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपने किए होंगे। और भाई अब आके मैंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, 30 दिन 30 क्लासेस मैं आपके लिए करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जिसमें आपका स्कोर इंक्रीज हो। और साथ में कल है ना, मैथ का तो हम कर रही हैं, लेकिन साथ में कल मैं आपको हिंदी का भी करवा दूंगा। कल है वो आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, मैथ का तो हम करेंगे, 30 में से लगभग 25 हम मैथ के ही करने वाले हैं। ठीक है, 2-3 हिंदी का कर लेंगे, 1-2 रीजनिंग का कर लेंगे, ताकि उनसे भी आपको आइडिया लग जाए कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जो क्वेश्चन आपको पूछा है और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो,
और जो भी स्टूडेंट पे नया है और कंटिन्यू इस सीरीज को देखना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।